Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. हमने कोई धोखा नहीं किया। मैंने कहा कि बीजेपी के साथ समय समय पे हम पहले भी सत्ता में शामिल रहे। माता पिता ने कई बयानों में गद्दार शब्द का इस्तेमाल क्यों किया? एक वीडियो आपने देखा था, आपकी माता जी का था, जो आपके लिए नाराजगी जाहिर करते हुए पीछे से जो बोल रहा है वो भी आपने सुना होगा। मैंने कभी किसान आंदोलन को बीमारी ना कहा, ना मैंने किसान के प्रति इस तरह की सोच कभी रखी। हम शुरुआत कर रहे हैं उन दर्शकों के सवालों के साथ जिन्होंने हमें अपने नाम सहित सवाल भेजे हैं। सर, एक शाम नाम के यूजर हैं जो कि पूछ रहे हैं कि इतना ही पूछना जैसा आपसे कि किस लोभ लालच में बीजेपी के साथ मलाई खाई थी जनता के साथ धोखा करके? हमने कोई धोखा नहीं किया। मैंने कहा कि बीजेपी के साथ समय समय पे हम पहले भी सत्ता में शामिल रहे। कभी बीजेपी हमारी छोटी पार्टी के तौर पे हरियाणा में सहयोगी थी, देश में भी सहयोगी थी। कभी भारतीय जनता पार्टी बड़े रोल में थी तो हम उनके साथ छोटे में सहयोगी रहे। मिलकर के हमने सदा साझा काम किया। कांग्रेस के चूंकि हम विरोध में पैदा हुए, कभी कांग्रेस से हाथ मिलाया ही नहीं जा सकता था। तो फिर बीजेपी जमुना पार भेज देंगे बीजेपी को, तो इस तरह के फिर क्यों आप चुनाव में जाके? राजनीतिक चुनाव जब लड़ते हैं तो विरोधता दूसरी तरह की होती है, चुनाव के बाद के फैसले दूसरे होते हैं। तो ये तो फिर मैं सोच में अंतर मानूं ना सर, ये तो जुबान का अंतर हो गया। जुबान का कैसे अंतर हो गया? भीतर से तो बीजेपी के साथ हैं और फिर मतलब आप बीजेपी के खिलाफ? बीजेपी के साथ भीतर नहीं, हम जो थे वो सब सार्वजनिक तौर पे हमने कहा। कोई हमने कुल्हड़ी में गुड़ थोड़ा ही फोड़ा। हमने तो जो बात कही वो सार्वजनिक तौर पे कही। जब हालात इस तरह के थे, बीजेपी 75 पार की बात करती थी, हमने कहा भाई 75 पार नहीं, जमुना पार जाएंगे, और भेजे कि नहीं जमुना पार। सर, उन्होंने तो गठबंधन तोड़ लिया। तो गठबंधन तोड़ना तो उनका काम था, हमने तो गठबंधन धर्म को ईमानदारी से निभाया। तो बीजेपी जमुना पार भी नहीं हुई सर। जमुना पार हो ना हो ये तो प्रजातंत्र में जनता का फैसला है। हमने अपना निर्णय कभी बदलने का काम नहीं किया। सतीश शोरान पूछ रहे हैं आपसे कि बीजेपी के साथ मिलके जो पैसा कमाया वो खत्म हुआ कि नहीं? बीजेपी के साथ मिलकर के कमाया, उनसे अलग रह करके कमाया। हम तो आज भी अपने घर का खाते हैं, पहले भी अपने घर के खाता थे। एक अजय बुरा साहब है, पूछ रहे हैं कि आपको अपने छोटे भाई अभय का नेतृत्व क्यों नहीं भाया? आपने भाई से ज्यादा पुत्र मुँह प्यारा लगा। षड्यंत्र योजना के तहत आपकी तरफ से गोहाना रैली में वोटिंग नहीं होती तो 2019 में 100% लोकदल की सरकार बनती। ना मैंने वोटिंग की, ना मैंने करवाई, ना मैं उस वक्त रैली में था। प्रदेश के लोगों ने की, और उस वक्त किस वजह से की, क्या किया, तो वहाँ के लोग बता सकते हैं। या उस रैली की आपके पास कोई वीडियो है तो आप देख सकते हैं। उसमें तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मौजूद थे, वो बता सकते हैं, पर वो तो अब है नहीं संसार में। सुरेंद्र जी पूछ रहे हैं कि आपने बीजेपी के विरुद्ध वोट मांगे, आपके दोनों बेटे कहा करते बीजेपी जमुना पार। आपको एक विशेष वर्ग ने वोट दिए जो एंटी बीजेपी थे, और फिर भी आपने बीजेपी की सरकार क्यों बनवा ली? अब मैंने कहा ना कि हम कांग्रेस के जन्मजात विरोधी रहे, तो और क्या हम कांग्रेस की सरकार बनवाते प्रदेश में? और वो तो बन ही नहीं सकती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती थी। उनको हमने सरकार में शामिल हुए, हिस्सेदार बने, तो प्रदेश के लोगों के लिए कुछ काम किए होंगे। हाकिम अली साहब पूछ रहे हैं कि मेवात में यूनिवर्सिटी का वादा किया था, क्या वो पूरा हुआ? नहीं हो पाया, पर जब भी मौका मिलेगा उसको भी पूरा करने का काम करेंगे। विजेंद्र नाम के एक शख्स पूछ रहे हैं सर, जब इनेलो पार्टी की सरकार थी, इनेलो पार्टी की सरकार 2014 में बनने जा रही थी, तब इनेलो का विभाजन कर पार्टी के 2 टुकड़े किए थे। लाखों कार्यकर्ता पूर्ण रूप से बर्बाद किसके कहने पर और किस लालच में किए? वो जयचंद कौन कौन थे? आपने भी अपने बच्चों का साथ दिया, चौटाला साहब के बारे में, उनकी शान के बारे में नहीं सोचा। आगे लिखते हैं कि आपने एक बात जींद की रैली में कही थी कि याचना नहीं रण होगा, जीवन अथवा मरण होगा, दुर्योधन धाराशायी होगा, पाप का उत्तरदायी होगा। तो आगे लिखते हैं कि भाई साहब आप धाराशायी किसको कर रहे थे?
और वो कौन था मुख्यमंत्री बनने वाला, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, फिर वो कैसे बन गए, मतलब वो सीएम बनना चाह रहे थे लेकिन डिप्टी सीएम कैसे बन गए, तो पूरा उलाना इन्होंने लिखा है। अब इनके डिप्टी सीएम तो जब हमारे पास मेजोरिटी नहीं थी हाँ, तो चीफ मिनिस्टर कैसे बन सकते थे? हाँ, जितनी हमारी हैसियत थी उसके मुताबिक हमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद ही ऑफर किया गया और वो मिला। ये जींद रैली का भी जिक्र करने के आपने कहा था कि याचना नहीं अब रण होगा, तो हुआ कि नहीं रण? ये किन किन से रण हुआ सर? फिर ये तो बीजेपी से रण की बात कही और फिर आप तो बीजेपी के साझेदार हो गए थे ना। अब मैंने कहा कि याचना नहीं अब रण होगा, और उत्तरदायी जो थे वो उनको उत्तरदायी ठहराया गया, लोगों ने उनको सजा भी देने का काम किया। तेजस बिहारपुर नाम के शख्स पूछ रहे हैं कि सारा संगठन विस्तार कब पूरा होगा, जैसे कि एससी सेल, ओबीसी सेल, किसान सेल, महिला सेल? रोजाना हमारे संगठन की लिस्टें आ रही है और उस पर निरंतर काम चल रहा है। बहुत जल्दी संगठन का काम पूरा कर लिया जाएगा। अब हमारी मेंबरशिप ड्राइव पूरे प्रदेश में चल रही है, उसके जरिए भी हम प्रदेश में जो हमारे अच्छे समर्थक हैं, जो चोई देवलाल के वेल विशर हैं, उनको संगठन में जिम्मेवारियां दे रहे हैं। ये आरोप लगता है कि जेजेपी से जब गठबंधन तोड़ा बीजेपी ने तो वर्कर छोड़ के जा रहे हैं, जेजेपी के वर्कर घट रहे हैं। मैंने कहा ना कि ये उतार चढ़ाव जीवन में चलते रहते हैं, कभी जीरो तो कभी हीरो। ये हमने एक बार नहीं अनेक बार देखा है। हम तो चौधरी देवीलाल जी के ऐसे ऐसे क्षण भी देखे हैं कि प्रदेश की 10 लोकसभा सीटें हार गए, विधानसभा के चुनाव भी हार गए, परंतु साल भर बाद ही 85 सीटें जीत करके हमने प्रदेश में सरकार बनाई। जोगिंदर मैयर नाम के व्यक्ति पूछ रहे हैं सर आपसे कि किसान आंदोलन को बीमारी कहा था और ये भी कहा था कि कानून वापस नहीं होते, लेकिन तीनों काले कानून वापस करवा के किसान जीता था और उनकी पार्टी बीजेपी के विरोध में वोट लिया इन्होंने। मैंने कभी किसानों को बीमारी कहा नहीं। ये तोड़ मरोड़ करके आजकल सोशल मीडिया पे ये चीज़ें चलाई जाती है। मेरे बारे में नहीं, प्रधानमंत्री तक के बारे में ऐसी खबरें प्रसारित कर दी जाती है जिनके पीछे कोई आधार ही नहीं होता। मैंने तो ये कहा था कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी रही, उसके बाद किसान आंदोलन रहा, अनेक ऐसे कारण प्रदेश में रहे जिसकी वजह से वो चीज़ें हम नहीं कर पाए जो हम करना चाहते थे। आगे भी लिख रहे हैं, थोड़ी और नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे वोट आप बीजेपी को बेच आए, ऐसी क्या मजबूरी थी, इतना बड़ा धोखा जनता के साथ कर दिया। अब मैंने कहा ना कि जो हम पे आरोप लगाते थे, हमें सजा देने का काम किया, उन्होंने खुद नहीं अपने वोट बीजेपी को दिए। और वो मैंने जगह भी आपको नोट आउट करके पॉइंट करके बताई है कि राई सबसे बड़ा किसान आंदोलन का सेंटर था, उचाना नरवाना सबसे बड़े सेंटर थे, भिवानी में वाडड़ा दादरी सबसे बड़े सेंटर थे, जहाँ पे कौन जीते? वो हमने तो नहीं जिताया, उसी पब्लिक ने, उन्हीं किसान भाइयों ने जिताया। बाबू नथुलाल नाम के एक व्यक्ति हैं जो पूछ रहे हैं कि पहला सवाल है उनका कि आपके माता पिता ने कई बयानों में गद्दार शब्द का इस्तेमाल क्यों किया? माता पिता ने नहीं किया, मेरा भाई करता रहा है, वो आज भी करता है। पर मैंने कहा ना कि ना मैंने कभी गद्दारी की, ना मेरे खून में गद्दारी है, परंतु उन्होंने जयचंद की भूमिका जरूर मेरे जेल में रहते हुए निभाई। एक वीडियो आपने देखा था आपकी माताजी का था जो आपके लिए नाराजगी जाहिर कर रहे थे। नाराजगी जाहिर करते हुए पीछे से जो बोल रहा है वो भी आपने सुना होगा। पीछे से जो डायरेक्शन दे रहे थे उसकी आवाज़ भी आ रही है कि उनसे कैसे बुलवाया जा रहा है। उसमें बड़ा क्लियर कट है, उसी वीडियो को आप देखेंगे तो आपको स्पष्ट पता चल जाएगा। आगे ये पूछ रहे हैं कि किसान आंदोलन को बीमारी बता रहे थे, अब भी क्या वो बीमारी है? मैंने कहा ना कि मैंने कभी किसान आंदोलन को बीमारी ना कहा, ना मैंने किसान के प्रति इस तरह की सोच कभी रखी। मैं तो किसान का सम्मान करता हूँ, चूँकि स्वयं एक किसान हूँ, किसान को बीमारी कैसे कह सकता हूँ? अगला सवाल ये पूछ रहे हैं कि बरवाला रैली में रामकुमार गौतम ने भरे मंच से कहा था कि ये सर वाली उपाधि वाले गद्दार हैं और इसका उस समय समर्थन किया गया था जेजेपी की ओर से, और ये उन्होंने कहा था चौधरी छोटू राम को लेके।
अब गौतम जी क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, वो गौतम तो पहले दुष्यंत के लिए बार बार अनेक बार ऐसा भी कहते रहे कि अकेला ही बैठे हैं, सारा का सारा मड़ाई माल अकेला खा रहा है। और आज वही कहते हैं कि भाई अगर किसी में 2 दाने हैं तो वो दुष्यंत में ही हैं। ये मैं नहीं कहता, वो उन्हीं की बातों को दोहरा रहा हूँ। तो राम कुमार गौतम जी के बयान को लोग सीरियसली लें? अब ये तो फैसला लोगों ने करना है, मैं थोड़ा ही करूँगा। हाँ। पर मैं तो उनकी बातें जो दोहराई है वो आपको बताई है। जेजेपी से जब गए बातचीत हुई आपकी उनसे? किन से? राम कुमार गौतम साहब से? नहीं, मेरी कोई बात कोई बात नहीं हुई, किसी भी तरह से कोई बात नहीं, कोई बात कभी नहीं रही आपकी? अभी अब उसके बाद कोई बात चर्चा नहीं। एक अमित सैनी नाम के शख्स हैं जो पूछना चाह रहे हैं कि जी आपके भरोसे तो हम दुष्यंत के पीछे लगे थे और फिर सामने आया कि वो तो आपका कहना मानता ही नहीं है। ये बातें तो मीडिया के जरिए उड़ाई जाती है। मेरा तो आज भी दुष्यंत कहना मानता है, मेरे आदेश पे चलता है। ये बड़े नाराज लग रहे हैं, सत्येंद्र ढुल नाम है इनका, कह रहे हैं कि आने वाले समय में अब किसके साथ गठबंधन होगा और क्यों होगा, क्योंकि बीजेपी के साथ आपने जो वादे किए उनका क्या रहा? भविष्य में क्या होगा ये मैं आज घोषणा नहीं कर सकता, परंतु जो भी हम करेंगे प्रदेश के हित में करेंगे, प्रदेश के लोगों के हित में करेंगे। युद्धवीर जी पूछ रहे हैं कि मेरे पिताजी बताते हैं कि अजय चौटाला जैसा सच्चा नेता कोई नहीं हरियाणा में। कितने लोगों को इन्होंने अपने दम पे नेता बनाया और वो लोग इनको आज छोड़ के चले गए। वो ऐसे लोगों के बारे में क्या सोचते हैं? नेता बनाती है जनता। अब प्रजातंत्र में ये फैसला जनता करती है, ना कि रजवाड़े करते हैं। पहले तो राजा राज तिलक कर दिया करते थे, उसको राजा बनाया जाता था, उसी को आगे कर दिया जाता था, परंतु अब तो फैसला जनता करती है। हम तो अपने बीच के चुने हुए लोगों को आगे लेकर के आते हैं, फैसला तो लोगों ने करना है। लेकिन क्या किसी फैसले को लेके दुष्यंत चौटाला और आप में कुछ रही थोड़ी बहुत असहमति? नहीं, कोई असहमति नहीं। कि कोई ऐसा मामला रहा हो कि आपने हाँ बोल दिया और दुष्यंत नहीं, कभी कोई ऐसी बात नहीं। ऐसी बात नहीं रही। एक हेमंत सैनी सिरसा से ही हैं जो कि पूछ रहे हैं कि इन 4.5 साल में आपने क्या क्या काम किया? मैंने बताया ना कि अनेक काम किए। जो हमारे चुनाव घोषणा पत्र में था उसको हमने सरकार में रहते हुए 75% वायदों को पूरा करवाने का काम किया। चाहे वो महिला आरक्षण की बात थी, चाहे बैकवर्ड क्लासेस के आरक्षण की बात थी, चाहे 75% बेरोजगार नौजवानों को रोजगार का बात था मामला था, चाहे MSP पे किसान की दाना दाना बिकवाने का बात थी, उसके खाते में सीधे पैसे पहुंचाने की बात थी। ऐसी बहुत सारी बातें हमने पूरी की। चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन में हर साल बढ़ोतरी करवाने का मामला था। रविंद्र बिंजोन जी पूछ रहे हैं कि जब आप लोकदल में थे तो सिर्फ दुष्यंत चौटाला का प्रचार क्यों किया करते थे, पार्टी का क्यों नहीं करते थे? नहीं, मैंने तो कभी दुष्यंत चौटाला का प्रचार लोकदल में होते हुए किया ही नहीं, मैं तो पार्टी का प्रचार किया। एक व्यक्ति है विनोद पंडित करके हैं, उन्होंने पूछा कि एक सवाल उन किसान नेताओं से पूछना चाहिए कि जहां किसान आंदोलन चरम सीमा पर था तो वहां पे बीजेपी कैसे जीत गई? क्या आंदोलन का ड्रामा सिर्फ चौटाला परिवार को खत्म करने के लिए ही था? अगर भाजपा के साथ जाने से दुष्यंत चौटाला गलत हो गए तो फिर वही भाजपा सही कैसे हो गई और हरियाणा में बीजेपी की सरकार कैसे आई? वो तो वहाँ के लोग जवाब दे सकते हैं जिन्होंने ये निर्णय किया है। मैंने तो वो जगह पॉइंट आउट करके आपको बताई है। आप वहाँ के लोगों से पूछो कि आपने ये निर्णय कैसे किया। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि इस तरह की कोई साजिश हुई या इस तरह कुछ ऐसा किया गया साजिशी तौर पर? साजिश नहीं, प्रजातंत्र में तो फैसला लोग करते हैं, लोगों ने किया है, हम तो उसको सहर्ष स्वीकार करते हैं। संदीप परमार पूछ रहे हैं कि जब पार्टी एक होने की बात कही जा रही थी तो भी अभय सिंह चौटाला जी ने कहा था कि बड़े चौटाला साहब से मिलकर माफी मांगनी चाहिए, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन जीते जी तो बड़े चौटाला साहब से माफी मांगनी तो दूर, उनका हालचाल स्वास्थ्य भी नहीं पूछा और अब चौटाला साहब की फोटो बैनर पोस्टर पर लगाकर क्या फायदा होगा? मैंने तो चौटाला साहब का सम्मान सदैव किया है, आज भी मेरे मन में सम्मान है। मैंने तो कहा ना कि फोटो तो तब मैं बार बार बदलूं या अलग करूं। हमने तो जींद की रैली में भी ये बात स्पष्ट तौर पे कही थी कि आज चौधरी ओम प्रकाश चौटाला इनेलो के मुखिया हैं, उसके नाते हम उनका फ़ोटो, उनका नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते।
परंतु हमारे मन में जो सम्मान है वो तो सदैव रहेगा, और उनके जाने के बाद आज भी वो सम्मान हमने बाकायदा पूरे प्रदेश में उनका किया है। जब परिवार बट जाता है ना सर, तो विरासत को लेके बड़े सवाल हो जाते हैं कि हमारे उन दादाजी का नाम आपने क्यों लिया, वो दो धड़ों में बट जाती हैं। और अब जब ओपी चौटाला साहब का चित्र लगाया गया जेजेपी के पोस्टर में, अब बात इस तरह के सामने आई, तो अभय चौटाला बड़ा तीखा और तल्खी से प्रतिक्रिया देते हैं कि मेरे पैर में जूता है, फिर आप भी बोलते हैं कि जूता तो मेरे पैर में भी है। मैंने कहा ना कि उससे बड़ा है, परंतु उस तरह की भाषा मैं तो कभी नहीं बोल सकता जो वो बोलते हैं। ये तो उन्हीं से पूछें आप। और फिर कहाँ गया वो जूता, क्या हुआ उसका? हमने तो सारी जगह चौटाला साहब के फोटो लगाए हैं, सारे ऑफिसों में लगाए हैं, आज भी हमारे बैनर होल्डिंग्स पे लगते हैं। तो अभय साहब का बर्ताव जो है वो शुरुआत से इसी तरह का, थोड़ा तल्ख सा मिजाज था। मैंने कहा ना कि ये अपनी अपनी सोच और अपनी अपनी बुद्धि की बात है, वो अपनी उनकी सोच है, वो उनके बारे में उनसे पूछें। नहीं, आपको मतलब भाई के तौर पे आपको किस तरह का बर्ताव? मैं तो उनको सीख दे सकता हूँ कि उनको इस तरह की तलख भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसका नुकसान उन्हीं को होता है, फायदा नहीं होता इन चीज़ों का कभी भी। राकेश सिहाग जी पूछ रहे हैं कि अभय सिंह चौटाला ने इनेलो पार्टी का 2014, 2019, 2024 के चुनाव में नेतृत्व किया, लेकिन उसके बाद भी इनेलो सीएम की कुर्सी तक क्यों नहीं पहुंच पाई है? अब ये तो उनसे पूछे ना, जब उनको पार्टी ने 31 विधायक दिए, विधायक दल का नेता बनाया और वहाँ से वो पार्टी को एक पे ले आए, तो ये सवाल तो उनसे पूछें कि उन्होंने क्यों नहीं किया ऐसा। आपको क्या कमी लग रही है? आपको क्या कमी लग रही है, या आप क्या कमी तो उनके नेतृत्व में है, तभी लोगों ने ऐसा फैसला लिया। कुमार अजय पूछ रहे हैं, सर बड़ा तीखा सवाल है कि आपने पुत्र मोह में अपने साथियों की अनदेखी की है, क्या आप इस युग के धृतराष्ट्र हैं? आपका एक भी पुराना साथी आपके साथ नहीं है, दुष्यंत ने सबको खत्म कर दिया और आप मूक दर्शक बनकर बैठे रहे। नहीं, मेरे तो सारे पुराने साथी आज भी मेरे साथ हैं, मेरी कभी किसी से ना इस बारे में भिन्नता है ना होगी। पवन मोर लिख रहे हैं सर कि राज के दौरान आपकी नहीं चलती थी, अफसर आपके काम को मना कर देते थे। मैंने तो जब कभी भी किसी को टेलीफोन किया, राज के दौरान नहीं, आज भी करता हूँ, तो मैं अपने तरीके से काम कहता हूँ और आज भी होते हैं। तो इनके सवाल पे आप यही रहे, वही कहना आज अपना फोन उठा लेते अधिकारी और काम हो जाता सब लोगों का। मैंने कहा ना कि आज भी मेरे अपने व्यवहार की वजह से मैं अगर किसी अधिकारी को टेलीफोन करूं, किसी कर्मचारी को कोई बात कहूं, तो मेरा कहने का अपना एक अलग तरीका है और आज भी लोग उसे पूरा करते हैं। परवीन सरपंच सर ये लिख रहे हैं कि हिसार से लोकसभा सदस्य जो है वो इनेलो ने बनाया था दुष्यंत चौटाला साहब को, और नैना चौटाला जी जब विधायिका बनी तो तब भी इनेलो पार्टी की ही पावर थी वो। फिर ऐसा क्या रहा कि इनेलो से विश्वासघात किया आप लोगों ने? विश्वासघात नहीं किया, पार्टी बाइफिरकेट हुई, अलग अलग हुई, तो ये तो हमारे साथ जो पार्टी में थे कुछ लोग वो हमारे साथ आ गए, कुछ उनके साथ रह गए। एक और सवाल है कि जब आप जेल में बंद थे तब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ जेल में ही एक बेटा होने के नाते आपने बोलचाल बंद क्यों कर दी थी? नहीं, ऐसा तो अंतिम समय तक नहीं हुआ। ये कोई कहता है तो वो गलत कहता है, उसकी इन्फॉर्मेशन गलत है। रविंद्र नाम के शख्स से क्या 2029 में सरकार आने पर मिलेगा सारे युवाओं को? हमारा प्रयास ये होगा कि प्रदेश के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिले, प्रदेश के हर जाति विशेष के लोगों को बेहतर सुविधाएं हरियाणा प्रदेश में मिले, प्रदेश विकास की दृष्टि से आगे बढ़े। सर ये आखिरी सवाल, पंचायती राज और शराब रजिस्ट्रेशन के नाम पर गठबंधन की सरकार में सबसे बड़ा घोटाला कैसे हो गया? कहाँ हुआ घोटाला? कोई बताएं तो सही, उसको कोई प्रूव तो करे। घोटाले के आरोप लगाना बड़ा आसान बात है। अगर शराब घोटाला कोई हुआ होता तो प्रदेश का रेवेन्यू कैसे बढ़ता? और आज तो मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, उन्होंने एक बार कहा भी था कि हम जांच करवाएंगे, जांच करवा लेना, आज भी रोका किसने है?